नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सीरीज जारी है। हिस्ट्री में स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करा दिया गया है और आज आप वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानोगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या स्टोन एज हो, बहुत ही डीप और डिटेल में कराया गया है और अगर उस आप वीडियो को देखते हो तो निश्चित तौर पे आप लाभान्वित होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसका भिन्न भिन्न नाम क्यों पड़ा, साथ में ही इम्पोर्टेंट साइट से क्या क्या चीज़ें मिली खुदाई के बाद, और जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स है सबको मैपिंग के साथ कराया गया। सिंधु धर्म क्या है, समाज क्या है, उसके बाद सिंधु मुहरे क्या है, लिपि क्या है, सिंधु पॉटरी क्या है अर्थात मृदभांड, सबको कराया गया है। तो आप जरूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। चलो आज जानते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन क्या है, क्या था और क्यों सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न है। अर्थात हम जो कुछ भी पढ़ेंगे तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस राइटिंग में आपको तुलनात्मक रूप से लिखना ही बेहतर राइटिंग माना जाता है। इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे तो उसको तुलनात्मक रूप से पढ़ते चलेंगे। जैसे वैदिक सिविलाइजेशन ही हम पढ़ेंगे तो उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से अंतर करते हुए पढ़ेंगे। दूसरी बात, वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत भी 2 पार्ट्स होगा, यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस दोनों को भी हम अंतर करते हुए चलेंगे ताकि आपको अगर मेंस लिखने का मौका मिले तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आंसर राइटिंग करके आए। साथ में ही प्रीलिम तो हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि जब हम मेंस पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम उसके अंदर ही समाहित है और बहुत ही डीप और डिटेल में आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रीलिम की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि कुछ वैदिक कालीन जो स्टार्टिंग के मैं क्लास लूँगी 2 क्लासेस, वो बहुत ही फैक्चुअल है। तो 2 क्लासेस के बाद जब आप उसकी विशेषता पढ़ोगे तब आपको कंसेप्ट मिलेगा, लेकिन उसके पहले जो 2 क्लासेस होगी कॉन्सेप्ट बेस्ड तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि वो फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल चीज़ को भी करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं वैदिक सिविलाइजेशन क्या है। वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन को हम वैदिक काल क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले तो वैदिक काल इसलिए कहते हैं कि इस काल के संबंध में जो भी समाज है, धर्म है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, यानी कि उनकी जीवन पद्धति है, सबकी जानकारी किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल का नाम, वेदों की इतनी प्रधानता है इस काल को समझने के लिए, इस काल का नाम ही क्या रखा गया है? वैदिक काल। ठीक है। और जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का जब एक्सकवेशन नहीं हुआ था, पता नहीं चला था, तब तक वैदिक काल को ही सबसे पुराना सभ्यता के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, जानकारी हुई, तब पता चला कि नहीं, वैदिक काल सबसे पुराना सभ्यता नहीं है बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक। तो वैदिक काल के बारे में जो ये वैदिक शब्द है वो किस धातु से बना है? सबसे पहले तो हम वैदिक का अर्थ बताऊंगा आपको कि वैदिक जो है, ये वैदिक, यह एक संस्कृत वर्ड है और ये विद धातु, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान मतलब जानना। अब इस वैदिक काल को हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम कई टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और खासकर प्रीलिम के लिए तो है ही। उससे बड़ी बात है कि यहाँ से मेंस से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो इसके कालखंड को देखो तो सबसे पहले हम कालखंड बांटेंगे। तो यानी कि 1500 से लेकर, ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के बीच के काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को समझने के लिए हमें वेदों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। फिर इसके बारे में कि इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे, यानी कि वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने किया, उसके बाद इसका स्रोत क्या है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत के बारे में आप जानोगे। इसकी विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं के बारे में आप जानोगे। ठीक। तो इसी सब टॉपिक को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, वैदिक काल कहा जाए तो इसका मतलब होता है 2 काल खंडों में आपको बांटना है। क्या? तो एक तो ऋग वैदिक काल। क्या? ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्चुअली में अगर हम इसका डिवीजन करेंगे, आगे मिलेगा आपको, तो ये पूर्व वैदिक काल होगा, एक उत्तर वैदिक काल होगा।
लेकिन इसका ऋग वैदिक काल नाम इसलिए रख दिया गया कि इस पूर्व वैदिक काल को समझने के लिए हमारे पास एकमात्र धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की इतना ज़्यादा प्रधानता बढ़ गई कि इस प्रधानता के वजह से ही पूर्व वैदिक काल को ही क्या कहा जाता है, ऋग वैदिक काल कहा जाता है। तो जब भी कहीं आपको पूर्व वैदिक काल मिले तो आप उसे ऋग वैदिक काल समझना। इस ऋग्वेद की इम्पोर्टेंस की वजह से इसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। यानी कि ऋग वैदिक काल ही क्या है, पूर्व वैदिक काल है या प्रारंभिक वैदिक काल है। ठीक, अब देखो ये 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में जो काल पड़ता है उसको क्या कहोगे, ये ऋग वैदिक काल। अर्थात 500 वर्ष तक क्या चला था, ऋग वैदिक काल चला था। और इस 500 वर्षों में क्या हुआ था, एक वेद के माध्यम से जानकारी ली जाती है और वो क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेद के बाद क्या आएगा, उत्तर वैदिक काल। और इसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी। यानी 1000 बीसी से 600 बीसी के बाद के काल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। और इसी 600 बीसी के बाद एक व्यापक स्तर पर फिर से क्रांति होगा, धर्म के क्षेत्र में होगा। तो धार्मिक क्रांति कह सकते हो। तो बौद्ध धर्म का क्या होगा, उद्भव और विकास होगा। जैन धर्म का उद्भव और विकास होगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो द्रुत परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, बड़े बड़े जनपदों का क्या होगा, जन्म होगा। और जैसे मगध जनपद सुनोगे, कोसल जनपद सुनोगे, कुछ गणराज्यों की भी स्थापना होगी। लेकिन मगध जनपद जो होगा अपने वैभव और विशालता के कारण, अपने शक्ति के कारण सभी जनपदों में क्या निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो इसी 600 बीसी के बाद आप क्या पढ़ोगे, महाजनपद काल पढ़ोगे। ठीक है, तो आप डिटेल में पढ़ते चलोगे, बस आप समझते चलो। अब इसके उत्पत्तिकर्ता देखो, उत्पत्तिकर्ता कौन थे। तो वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन के उत्पत्तिकर्ता को लेकर विद्वानों में क्या है, एक तो बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। तो हम इसको कैसे बांटकर, इतना तो है कि इस सभ्यता की जो स्थापना हुई थी वो आर्यों द्वारा हुई थी। ठीक, लेकिन ये कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इसको लेकर बड़ा विवाद है। ठीक, तो देखो एक मैक्स मूलर है। ठीक है, मैक्स मूलर साहब का कहना है कि मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले तो आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, कभी भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मैक्स मूलर साहब ने किए थे। तो मैक्स मूलर साहब ने, जो कि ये जर्मनी से संबंधित थे, तो मैक्स मूलर साहब ने बोले थे कि आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, मैक्स मूलर साहब के द्वारा किया गया था। अब ऋग्वेद में कितने बार, यानी कि 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में हाउ मेनी टाइम्स मतलब आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो 33 बार। ये भी आप याद रखिएगा। और आर्य, सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ समझना है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। जो आर्य शब्द है ना तो कोई जाति सूचक शब्द है, ना ये नस्ल संबंधित शब्द है, नस्लीय सूचक शब्द है, बल्कि क्या करता है, ये भाषाई, ठीक है ना, भाषाई बोध को व्यंजित करता है। अर्थात ये भाषा सूचक शब्द है। तो आज के बाद आप याद रखिएगा कि आर्य का मतलब ना तो कोई जाति से है, ना ही कोई नस्ल से है, बल्कि यह भाषाई, ठीक है, सूचक शब्द को क्या करता है, व्यंजित करता है। और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज को आप याद कर लेना। अब देखो आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, महान, साधु, सज्जन, यानी कि अच्छे सेंस में। समझ में आया? चलो अब उत्पत्तिकर्ता के बारे में जाने। इसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप एक चीज को उठाओगे, कालखंड के बारे में समझ लिए। कालखंड के बारे में मैं आप समझा दूं। संपूर्ण वैदिक काल को अगर पूछा जाए कि संपूर्ण वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 1500 से लेकर 600 बीसी आपको बताना होगा। और इसी संपूर्ण वैदिक काल को हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक ऋग वैदिक काल बांटेंगे और एक उत्तर वैदिक काल। तो जब ऋग वैदिक काल की बात होगी तो आप बताइएगा 1500 से 1000 बीसी,
और जब उत्तर वैदिक काल की बात होगी तो आप बताइएगा कि इसका टाइम पीरियड था 1000 से 600 BC। लेकिन ओवरऑल पूछा जाएगा आपसे कि पूरे वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तब आपको बताना होगा 1500 BC से लेकर 600 BC। ठीक है। अब उत्पत्ति करता, इतना तो आपको पता है ना कि वैदिक काल की उत्पत्ति करता आर्य थे। ये आर्य क्या है, तो आर्य ना तो कोई नस्ल संबंधी शब्द है और ना ही जाति संबंधी, बल्कि भाषाई क्या करता है, अर्थ को यह व्यंजित करता है। तो इसके मत आर्य तो उत्पत्ति करता थे, और इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि आर्य जो है ये भारत से ही आए हैं, ठीक है, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से। और एक विद्वानों का मत कहता है कि नहीं, ये तो भारत के बाहर से आए थे। ठीक है। अब भारत वाला में थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन है। नाम जरूर याद कीजिएगा आप, क्योंकि ये नाम याद हो जाता है। जब हम याद कर सकते हैं तो आप भी याद कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 बार अगर आप खाली समय में स्पेयर टाइम में इसको लिख डालोगे, अपना नोट्स बना लोगे, तो आपको सब कुछ याद हो जाता है। तो कश्मीर, कुछ लोग कहेंगे कि आर्य कश्मीर से आए थे। ठीक है, कश्मीर कैसे याद रखोगे, कश्मीर या हिमालय? तो ये बोल रहे हैं LD केलकर साहब का कहना है कि यह जो आर्य है वो कश्मीर से आए थे। ठीक है। एक विद्वान का कहना है अविनाश चंद्र, कौन है, अविनाश चंद्र, इनका कहना है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। मैं सप्त सिंधु प्रदेश आपको अभी समझा दे रही हूँ अगली स्लाइड पे। और गंगानाथ झा साहब का कहना है कि यह बरमर्सी देश यानी कि जो ऋषि मुनियों के देश से आए थे। और राजवली पांडे साहब कह रहे हैं कि यह मध्य देश से आए थे। सब कुछ समझा रही हूँ, मध्य देश क्या था, बरमर्सी देश। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कोडिंग चाहूँगी कराना, कुछ ट्रिक अपनाना चाहूँगी आप लोग के लिए कि अगर जहाँ भी संभव हो बरमर्सी देश याद रखोगे ना, तो ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं, गंगा नदी के तट पे रहते हैं ना, प्रायः वहाँ पर गंगा नदी के तट पे अपना पूजा पाठ करते रहते हैं। तो गंगा, बरमर्सी, ऋषि जैसे ही आ गया तो एक इससे कोशिश करना, क्योंकि जब भी आप मेंस लिखोगे तो 2 से 3 कम से कम जो भी हिस्टोरियंस हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो इससे याद कर लोगे। दूसरी बात यह है कि कश्मीर हिमालय और या कश्मीर कह सकते हो, या हिमालय से भी, इसी दोनों अर्थ को एक ही लेना। तो LD केलकर साहब कह रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं बन पा रहा है, बस एक बरमर्सी देश वाला बन रहा है जो गंगानाथ झा से आप कर सकते हो। बाकी 2 से 3 बार याद करना, याद हो ही जाता है। अब यहाँ देखो, मैपिंग बनाने का आप भी प्रयास करना, और जब भी मैथ्स लिखना तो मौका मिले तो ज़रूर इसको ड्रॉ करना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और देखो, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ समझने की कोशिश करना। ये क्या है, कश्मीर हिमालय है। ठीक है, कश्मीर हिमालय है। दूसरी बात, ये सप्त सिंधु प्रदेश है। सप्त सिंधु प्रदेश कैसे, क्योंकि एक सिंधु नदी जो आ रही थी, ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ 5 तो आपको पता ही है, कौन कौन, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, और एक सरस्वती और एक सिंधु। ये मिलकर क्या हो गई, 7 नदियाँ बन गई। और इसी 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। ऋग्वेद में उन नदियों का अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे ब्यास का वितस्ता, रावी का परुषणी, तो ये मैं सब कुछ कराऊंगी, लेकिन अभी आप मोटा मोटी समझने के लिए आप समझो। झेलम, चिनाब का अस्किनी, झेलम का वितस्ता, सबका नाम बताऊंगी आपको डिटेल में, लेकिन ये समझो पहले कि सप्त सिंधु प्रदेश क्या था। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो एक तो सिंधु नदी आपको सब याद है, एक सरस्वती नदी जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो 2 नदी तो इसी तरह हो गई, और 2 नदी, आप 5 नदी आपको ऐसे याद है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो यही सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया। तो उनका कहना था कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। ठीक है, ब्रह्माव्रत, ये ब्रह्माव्रत क्या होता है, तो ब्रह्माव्रत ये हरियाणा, कुरुक्षेत्र जो है ना, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ब्रह्माव्रत। ठीक है, ये वाला क्षेत्र ब्रह्माव्रत कहलाता है। और कभी भी पूछे कि ब्रह्माव्रत क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से भारत के वर्तमान शहर सामने आएंगे, समाहित होंगे, तो एक तो हरियाणा है, दिल्ली है, और आसपास के क्षेत्र, कुरुक्षेत्र वाला। ठीक है, तो ये ब्रह्माव्रत कहलाया। अब देखो, एक बरमर्सी देश के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आ जाता है, तो ये गंगा है। ठीक, गंगा है, और ये यमुना है, और इसके बीच का क्षेत्र द्वाब कहलाता है, यानी कि गंगा, यमुना, द्वाब, ये वाला क्षेत्र।
और उसके आसपास, माने ई वाला रीजन ले लोगे तो उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा, गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र। और इसी को हम ब्रह्मर्षि देश भी कहते हैं, ब्रह्म ऋषि यानी कि ऋषि मुनियों का क्षेत्र। ओके, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाने की कोशिश करूंगी। गंगा यमुना के बीच के दोआब वाला क्षेत्र प्लस आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। कैसे याद रखोगे? क्योंकि गंगा यमुना के तट में ऋषि मुनि रहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मध्य देश भी है। तो मध्य देश क्या कहलाता है? देखो, हिमालय से लेकर, ठीक है, हिमालय से लेकर यहाँ तक के जो विंध्याचल पर्वत है, क्योंकि आर्यों का जो निवास स्थल था वो विंध्याचल पर्वत के उत्तर तक फैला हुआ था, ये उत्तर है, ठीक है, तक फैला हुआ था। और इसी क्षेत्र के बीच यानी कि हिमालय या कश्मीर हिमालय से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य देश कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य देश। अब आर्यावर्त क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं आर्यावर्त क्या कहलाएगा। यानी कि आर्य जहां जहां तक फैले, ठीक, कहाँ कहाँ फैले? तो ये पूरे भारत में अगर लोगे तो ये ले लोगे कश्मीर हिमालय प्लस सप्तसिंधु प्रदेश प्लस ब्रह्मावर्त प्लस ब्रह्मर्षि प्लस मध्य देश, ये सब मिलाकर क्या कहलाएगा? आर्यावर्त। यानी कि आर्यों का पूरा निवास स्थल, आर्यों का पूरा फैलावट। समझ में आया? चलो अब देखो थोड़ा बाहरी विद्वानों का भी सुना जाए कि उनका क्या क्या कहना है कि कहाँ से आर्य आए थे। बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक। देखो पामीर पठार भी बताते हैं, पामीर पठार तिब्बत वाला हिस्सा। कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्य तो पामीर पठार से आए थे। कौन? ये सारा याद कर जाना होगा आपको, तभी जाकर आपका प्रीलिम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है मैचिंग करने के लिए, या प्राय ऑप्शन बनाकर भी दिया जाता है। तो पामीर पठार से बोल रहे हैं ओलेनबर्ग, ठीक है, एक मिनट। ओलेनबर्ग, कील, याद रखना कील, और एडवर्ड मेयर। एडवर्ड मेयर क्या बोल रहे हैं कि आर्य तो पामीर पठार से आए थे, ठीक है। तिब्बत, तिब्बत कौन बताएगा? तो ये आपको पता है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या बोलेंगे? नहीं, आर्य तो तिब्बत से आए थे, ठीक है। दो तीन को का याद रखना। उसके बाद इधर से देखो, DS त्रिवेदी महोदय बोलेंगे कि आर्य देविका प्रदेश से आए थे, ठीक है, देविका, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बॉर्डर पे जगह बनेगा, तो वहीं से देविका प्रदेश से आए थे, DS त्रिवेदी बोलेंगे। और हंगरी से बताएंगे PL गाइल्स महोदय कि नहीं, आर्य क्या आए थे? हंगरी से। यहाँ के वनस्पति पशु पक्षियों के आधार पर, और वहाँ के वनस्पति और पशु पक्षी यहाँ भी ऋग्वैदिक काल में भी मिला था। तो उनका कहना था कि मतलब भारत में कि नहीं, ये आर्य जो थे कि वनस्पतियों और पशुओं और पक्षियों की साम्यता के आधार पर ये कहाँ से आए थे? हंगरी से आए थे, ठीक है। डेनेब्यू नदी के आसपास में जो पेड़ पौधे वृक्ष उस टाइप के मिले थे वो यहाँ भी मिला। तो उनका कहना था कि वो अपने साथ में इन सारी चीज़ों को मतलब विरासत के रूप में लेकर आए, इसलिए वो क्या थे? आर्य हंगरी के थे। P गाइल्स महोदय बोलेंगे, ठीक है। दक्षिणी रूस कौन बताएगा? तो दक्षिणी रूस से बताएंगे नेहरिंग महोदय। नेहरिंग महोदय याद रखना, नेहरिंग महोदय। और जर्मनी से दो हिस्टोरियंस आपको बताएंगे, पेनका हट, ठीक है, पेनका हट, सॉरी पेनका और हट, ये दोनों अलग अलग है। इनका कहना है कि आर्य कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे। समझ में आया? लेकिन एक चीज आपको जरूर याद रखना है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को मतलब मध्य एशिया समझना, बैक्टीरिया यानी कि मध्य एशिया। तो मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं कि नहीं, आर्य तो मध्य एशिया से आए थे, और इनकी ही मान्यता को माना जाता है, वरीयता दी जाती है, और प्राय यही माना जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, और आप भी यही मानिएगा। तो इस सभी नोट करके मैं लिख दी हूँ आपके लिए कि इस सभी मतों में सबसे अधिक स्वीकार मत मैक्स मुलर द्वारा दिया गया विचार है, अर्थात आर्य मध्य एशिया के ही मूल निवासी थे। आपको भी अपने निष्कर्ष में अंततः इतने सारे चीज लिखने के बाद अंत करना है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के ही निवासी थे। अब देखो स्रोत समझने के लिए क्या क्या आपके पास स्रोत होना चाहिए। तो अभी मैं आपको जितना भी चीज बता रही हूँ, ये सभी क्या बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ फैक्चुअल, यानी कभी कंसेप्ट आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्ट्स है कि कराना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्स नहीं समझोगे तो फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी काल को समझने के लिए
जो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, दो चीज़ों को सहारा लिया जाता है। तो एक है आपका साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और एक है पुरातात्विक स्रोत। तो आज हम पढ़ेंगे, बता रही हूँ आप लोगों को, पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले, उसके बाद साहित्यिक स्रोत भी बता दूंगी। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है वैदिक काल को समझने के लिए? तो अभिलेख, एकदम आराम से समझते हुए चलिएगा। अभिलेख, और एक आ जाएगा मृदभांड यानी कि पोट्री। मृदभांड यानी कि पोट्री, सॉरी। अब अभिलेख में समझते हैं। अभिलेख को हम दो अभिलेख मिलता है वैदिक काल को समझने के लिए। एक तो मिलेगा आपको एशिया माइनर का अभिलेख, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बोगजकोई अभिलेख। आप जरूर सुने होंगे बोगजकोई अभिलेख। और दूसरा है कस्सी का अभिलेख, ठीक है। इसको मैं समझा रही हूँ आपको डिटेल में। देखो, एशिया माइनर के अभिलेख को बोगजकोई अभिलेख भी बोला जाता है। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि बोगजकोई अभिलेख किस देश से मिला है, तो वर्तमान में आप बताइएगा तुर्की। क्या है? तुर्की। कब का है इसका टाइम पीरियड? तो 1400 BC। सब फैक्चुअल है, आप रटते चलो 1400 BC। तो भाई बोगजकोई अभिलेख था क्या? क्या ऐसी बात है कि हमें जानकारी मिलती है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, या वैदिक काल को हम कैसे इस अभिलेख के आधार पे समझेंगे? मान लेते हैं कि आपसे कोई पूछे कि ठीक है, हमें साहित्यिक स्रोत की भी जरूरत नहीं है, अब पुरातात्विक स्रोत के आधार पे बताओ कि आर्यों की पहचान क्या थी, आर्य कैसे बाहर से आए थे, या यार भारतीय थे, कैसे थे, आप समझाओ, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। देखो, तो जो ये बोगजकोई अभिलेख है वो क्या क्या प्रकाश डालेगा, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो एक हित्ती कबीला था, ठीक है, दो कबीला था, और एक मितन्नी कबीला था, ठीक। दोनों कबीला में खूब लड़ाई होती थी, ठीक है, आपस में लड़ते रहते थे दोनों कबीले। और ये दोनों कबीले के प्रधान कौन थे? एक का प्रधान था सुबिलमा, और दूसरा का प्रधान मतीऊ मजा, ठीक है। खूब लड़ाई के बाद आप जानते ही हैं अंत में संधि होती है, चाहे कोई भी दुनिया का युद्ध हो, अंत में इनके बीच भी संधि हुई। जब संधि हुई तो ये चार देवताओं को साक्षी माना गया, ठीक है। कौन कौन चार देवता? खूब पूछा जाता है पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछा गया है एक बार, ठीक है। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप भी इसको याद ही कर लेना। तो चार देवताओं को संधि मानकर जब भी कोई संधि होती है तो कुछ ना कुछ, किसी भी देवता को, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित देवता हो, तो साक्षी मानकर संधि की जाती है। तो यही चार देवताओं की साक्षी मानकर संधि की गई। एक तो इंद्र, ठीक है, वरुण, मित्र और नासत्य। याद रखना ये चारों देवता को, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इन्हीं चारों देवताओं को साक्षी मानकर संधि की गई, और फिर से दोस्ती इनके बीच में हो गया। और इन्हीं देवताओं की, आप देखते होंगे भारत में भी इंद्र देवता की कॉन्सेप्ट है, वरुण है, मित्र है, नासत्य है। तो ये माना गया कि आर्य तो मध्य एशिया से ही आए हैं, क्योंकि इन देवताओं की जब चर्चा बोगजकोई अभिलेख यानी कि 1400 BC ईसा पूर्व में जब वहाँ है, और ये देवता का भारत में भी कंसेप्ट है, तो आर्य कहाँ से थे? यानी कि इतना तो तय है कि आर्य क्या थे? बाहर से आए थे। समझ में आया बोगजकोई अभिलेख क्या है? ये संधि किन के बीच हुई थी? यानी कि हित्ती कबीले और मितानी कबीले के बीच में हुई थी। दोनों के राजा कौन थे? तो एक हित्ती कबीले का सुबिलिमा था प्रधान, और मितानी कबीला के मती मौजा था। और दोनों के बीच में खूब झगड़ा होती थी, खूब लड़ाई हुई, लेकिन अंत में समाधान किया गया और एक संधि हुई, और उस संधि में इन्हीं चार देवताओं को साक्षी मानकर संधि की गई थी, ठीक है। दूसरा देखो, कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख क्या है? ये 1600 BC का है, यानी कि 1600 ईसा पूर्व का है। और ये कभी भी पूछेगा कि कस्सी का अभिलेख कहाँ से मिला है, तो ईरान से मिला है। कहाँ से मिला है? ईरान से। बस इसमें अभिलेख में यही चर्चा की गई है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा, ठीक है ना, भारत आई। क्या भाई? तो ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई है, और इससे विदित होता है कि आर्य भारतीय नहीं थे बल्कि बाहर से आए थे। तो आपको पता चला ना, दो अभिलेख से पता चल रहा है कि आर्य भारतीय नहीं थे, कहाँ से आए थे? बाहर से। कौन कौन अभिलेख का चर्चा करोगे? तो एक आप कर देना एशिया माइनर अर्थात बोगजकोई अभिलेख, और दूसरा कस्सी का अभिलेख,
क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि रानी आर्यों की एक शाखा भारत से आई है, यानी कि आर्य निश्चित तौर पर कहाँ से आए थे, भारत से आए थे। और इन 4 देवताओं को साक्षी मानकर यहाँ पर बोगचकोई में एक संधि की गई है। बोगचकोई अभिलेख जो संधि की गई उसको लिखा गया है इन 4 देवताओं के नामकरण को। तो इस आधार पर ये माना गया कि नहीं, ये देवताओं की तो चर्चा बाहर भी है, यानी कि ये देवता जो है कहीं न कहीं इनका तुर्की में भी क्या था, तुर्की के मतलब जो आ रहे थे वो भी इनके नाम से परिचित थे, इसलिए निश्चित तौर पे यार क्या है, बाहर से आए हैं। ठीक, वैदिक काल। अब साहित्यिक स्रोत के आधार पे जानो, नहीं इसके पहले एक चीज और बता दूं आपको, बाद में। अब देखो मृदभांड के बारे में जान लो। 2 अभिलेख के बारे में एक बताया, और मृदभांड के बारे में जानोगे तो 2 तरह के मृदभांड आप पढ़ोगे वैदिक काल में। एक तो पढ़ोगे, मैं मृदभांड बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन अभी बस यहाँ पर ब्रीफ करूंगी। एक तो ऋग वैदिक कालीन मृदभांड और एक उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड। ठीक है, सारे मृदभांड को एक वीडियो बनाऊंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा मृदभांड था, काले और लाल मृदभांड, गैरिक मृदभांड कैसा होता था, ये गेरुए रंग का हुआ करता था, चित्रित धूसर मृदभांड कैसा हुआ था, सब मृदभांडों का एक वीडियो मिलेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर अभी बस इतना जानो कि जब मृदभांडों के आधार पर बांट कर देखोगे वैदिक काल को, तो एक तो ऋग वैदिक काल में भी मृदभांड मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में गैरिक मृदभांड या गेरुवर्णी, इसको गेरुवर्णी मृदभांडी गेरुए रंग की होती थी तो बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी पूछेगा आपसे तो याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग वैदिक कालीन आर्य किस तरह के मृदभांड के प्रयोग करते थे, तो गैरिक मृदभांड। ठीक है, और उत्तर वैदिक कालीन आर्य किस तरह के मृदभांड के प्रयोग करते थे, तो चित्रित धूसर। दोनों को आप याद कर लेना, आत्मसात कर लेना, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और फिर से एक बार आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस तरह के मृदभांड के प्रयोग करते थे, तो लाल और काले मृदभांड। बहुत बार बताई हूँ, आज भी बता दे रही हूँ। तो इन तीनों मृदभांडों को कम से कम आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए कि ऋग वैदिक कालीन आर्य जो है गैरिक यानी गेरुए वर्ण की मृदभांड का प्रयोग करते थे, और उत्तर वैदिक कालीन आर्य जो थे चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। और इस आधार पर पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से आप वैदिक कालीन आर्यों के बारे में जानकारी हासिल करोगे कि कहाँ से आए थे। ठीक है, वैदिक काल। अब देखो वैदिक काल टाइम पीरियड क्या है, आपको मेरे साथ बोलते चलना है। 1500 से 600 BC, पूरे वैदिक काल को 1500 से 600 BC में। बहुत बार कई शब्दों को रिपीट करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो साहित्यिक स्रोत लोगे, इंपॉर्टेंट है साहित्यिक स्रोत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर आप बोलोगे कि भाई जब वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था तो वेद लिखाया कहाँ से, आया कहाँ से। ठीक है, तब इसको क्यों नाम वैदिक काल पड़ा, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर आगे चलकर वेदों का संकलन हुआ है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुनते गए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कहानी को सुनाया गया, और आगे चलकर क्या हुआ, वैदिक, ठीक है ना, वेदों का संकलन हुआ। तो ये जान लो कि वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। एक अंतर मिला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। बाउस फेंड्रोम लिपि बताई थी ना, कैसे लिखा जाता था, स्टार्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, वाइस वर्सा। इसको भी याद करते चलना है। लेकिन वैदिक लोगों को क्या था, लिपि का ज्ञान ही नहीं था। क्या था, लिपि का ज्ञान नहीं था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो किस काल में आ जाएगा ये भी, तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज में। प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या होता है, वह एज होता है जिसके तहत लोगों को लिपि का तो ज्ञान होता है, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं गई रहती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या किया जाता है, उस काल विशेष को समझा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर तो लिपि है ही नहीं, तो इसको भी हम समझेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। स्टार्टिंग में, आगे चलकर क्या हुआ, वेदों का संकलन हुआ, तब जाकर इस वैदिक काल को समझा गया। लेकिन बेसिकली है क्या भाई, तो ये भी तो प्रोटो हिस्टोरिकल ही काल है। समझ में आया? अब देखो, लेकिन आगे चलकर इस साहित्य का संकलन होगा और उसके आधार पर फिर वैदिक काल को समझा जाएगा। तो वेद में पढ़ोगे इसको, वैदिक काल को आप जितने भी ये वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं श्रुति साहित्य, क्योंकि सुन के लिखा गया है।
इसको अपौरुषेय क्यों कहते हैं, इसको अपौरुषेय भी कहते हैं, तो ये भी जान लो। इसको इसलिए अपौरुषेय कहा जाता है कि इसका जो रचयिता है कोई पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, कोई मुनि नहीं है, बल्कि अज्ञात सत्ता है। और अज्ञात सत्ता में क्या हो सकता है, ईश्वर, भगवान, गॉड, वही किए हैं। इसका रचयिता कौन है, तो अपौरुषेय है। ठीक है, यानी कि किसी पुरुष के द्वारा वैदिक जो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, जो भी है वेद है, कह सकते हो वैदिक कालीन जो साहित्य है, उसका रचना नहीं की गई है। रचना की मैं बात बोल रही हूँ। संकलन और रचना में अंतर है। संकलन बताऊंगी कौन किया है, लेकिन अभी जानो कि जब भी पूछा जाएगा तो वैदिक काल को अपौरुषेय, वैदिक कालीन साहित्य को अपौरुषेय भी कहा जाता है। और अपौरुषेय का मतलब होता है कि इस साहित्य का कोई पुरुष द्वारा रचना नहीं किया गया है। समझ में आया। और संहिता क्यों कहते हैं, तो सारे चीजों को संहिताबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, एक जगह कंपाइल किया गया है, सुनकर बाद में चलकर आगे चलकर लिखा गया है, इसलिए वैदिक कालीन साहित्य को संहिता भी कहा जाता है। अब देखो, साहित्य क्यों समझने के लिए आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। एक तो वेद पढ़ोगे आप, ठीक है, ब्राह्मण पढ़ोगे, आरण्यक पढ़ोगे, और उपनिषद। और उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। वेदांत का क्या मतलब होता है, वेदों के अंत में। अर्थात उपनिषद की रचना कब हुई थी, तो वैदिक काल के अंत में हुई थी, इसलिए इसको कहा जाता है वेदांत। समझ गए। ये ब्राह्मण क्या होता है, तो ब्राह्मण क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊं। ये ग्रंथ है, और यह चूंकि वेद जो है वो संभ्रांत, कुलीन, एलिट क्लास के लोग ही समझ सकते थे, साधारण जन की बस की बात नहीं थी। तो इसलिए साधारण जन को भी समझाने के लिए जो वेदों की जो समझ है, जो ज्ञान है, जो नीति है, उसी को बहुत ही सहज भाषा में लिखा गया, सरल भाषा में लिखा गया ब्राह्मण में। तो यानी कि वेदों के सार को समझाने के लिए जिस ग्रंथ को सरल और सुबोध भाषा में लिखा गया, वो क्या कहलाया, ब्राह्मण कहलाया। समझ गए। तो ये आम जन से संबंधित है। आरण्यक क्या है, तो आरण्यक है कि जंगल में बैठकर, ठीक है ना, जंगल में बैठकर, एकांत में बैठकर, दार्शनिक, रहस्यवादी, जो कि आम जन से समझ, आम जन के बस की बात नहीं थी, रहस्यवादी को लिखा गया। ठीक है ना। कहाँ, आरण्यक मतलब जंगल होता है, तो यानी कि जंगल में बैठकर जिन रहस्यवादी, रहस्यमयी, दार्शनिक बातों को लिखा गया, जो जिस ग्रंथ में लिखा गया, वो क्या कहलाया, आरण्यक कहलाया गया। और उपनिषद के बारे में समझ लो। उपनिषद का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं समझा, सबको लिख दी हूँ मैं, आप देख सकते हो, आरण्यक का भी लिखती हूँ मैं परिभाषा। उपनिषद का मतलब होता है उप, और निषद, यह द नहीं होगा, आई एम सॉरी, श होता है, श। उप मतलब समीप, अनिस मतलब बैठना। ठीक, यानी कि जब शिष्य गुरु के नजदीक बैठकर आत्मा, परमात्मा, मतलब यहाँ भी क्या है, रहस्यवादी बातें करेगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ठीक है, ईश्वर क्या है, इस तरह की जो बातें होगी, बात विवाद होगी, तो उससे संबंधित जो ज्ञान हासिल होगा, या जो ज्ञान को संकलन किया जाएगा और उसका एक ग्रंथ के रूप में रूप दे दिया जाएगा या संकलित कर दिया जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, उपनिषद कहलाएगा। समझ में आ गया। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, उप मतलब समीप, निस मतलब बैठना। कहाँ बैठना, तो अपने गुरु के पास। मतलब कोई न कोई एक ऐसे व्यक्ति जो आपको अंधकार के पथ से प्रकाश की तरफ ले जाए और उसके साथ साक्षात्कार करना, बात भी विमर्श करना, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा के बारे में समझना कि क्या है, क्या नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इस तरह की जो बातें होगी रहस्यमयी, और इन्हीं बातों को एक ग्रंथ में जब लिख दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, उपनिषद कहलाएगा। ठीक है, मैं समझती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। अब देखो, वेद कितने हैं, तो वेद तो सबको पता है, वेद तो 4 है। तो ऋग वेद, ठीक है, सॉरी, ये ऋग वेद, अर्जुवेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन वेद है, 4 वेद है। और इन 3 वेदों को क्या बोलते हैं, ऋग वेद को, अर्जुवेद को, सामवेद को वेद त्रयी बोलते हैं। क्यों वेद त्रयी बोलते हैं, क्योंकि ये जो तीनों वेद है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से साम्यता रखता है, तीनों वेदों में साम्यता है, इसलिए इसको वेद त्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद बिल्कुल ही अलग है, ये आम जनों की वेद है, इसको महान वेद, ब्रह्म वेद, यानी कि
ये सभी वेदों में महत्वपूर्ण है। इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण ये आम जनों से संबंधित था बिल्कुल। इसलिए इन वेदों में इसको समाहित नहीं किया गया और इसको एक अलग वेद के रूप में रखा गया और इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों से ही संबंधित था। समझ में आया? अब देखो यहाँ तक तो मैं समझा दी, आगे चलती हूँ। अब पूर्व वैदिक काल में मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि आप एक वेद पढ़ोगे और उत्तर वैदिक काल में भी आपको बता दूँ कि पूर्व वैदिक काल में मात्र आपको एक वेद के से जानकारी मिलेगी और वो होगा ऋग्वेद। तो पूर्व वैदिक काल कहने का मतलब क्या बोलोगे? ऋग वैदिक काल। बाकी उत्तर वैदिक काल में आपको ये तीन वेद यानी कि अर्जुवेद, सामवेद, अथर्ववेद प्लस में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पढ़ना होगा। तो ऋग्वेद में आप चलो एक वेद के बारे में जानो। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल। क्यों ऋग वैदिक काल? क्योंकि पूर्व वैदिक काल को समझने के लिए हमारे पास क्या है? एक मात्र ग्रंथ है ऋग वैदिक काल, इसीलिए ऋग्वेद, इसलिए इसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वेद जो ऋग्वेद है इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी कि 500 वर्षों में मात्र एक ग्रंथ लिखा गया या कंपाइल किया गया, वही है क्या? ऋग्वेद। अब देखो इसको थोड़ा समझो। महर्षि कृष्ण द्वैपायन का आप नाम जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो महर्षि कृष्ण जो द्वैपायन थे, इन्होंने ही ऋग्वेद का संकलन याद रखना, संकलन किया था। रचयिता नहीं थे, लिखे नहीं थे, बल्कि विभिन्न स्रोतों से सुन कर क्या कर दिए थे? एक जगह पर कंपाइल कर दिए थे। इसलिए कभी भी आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो आप बताना अपौरुषेय। कौन? अपौरुषेय, अज्ञात सत्ता, जानकारी नहीं है। भगवान हो सकते हैं, ईश्वर है, गॉड है, आई डोंट नो, ये बताना होगा आपको। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप जरूर बताइएगा कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास कहते हैं। क्यों वेद व्यास कहते हैं? क्योंकि इन्होंने वेदों की रचना की थी, इसलिए कंपाइल किया था, संकलन किया था। इस आधार पर इनका नाम क्या दिया गया था? वेद व्यास। वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास। यही महर्षि कृष्ण द्वैपायन है जिनको वेद व्यास भी कहा जाता है। और इसलिए किया जाता है कि विभिन्न स्रोतों से सुनकर इस श्रुति साहित्य को इन्होंने एक रूप दे दिया था, एक संकलन दे दिया था, इसलिए वेद व्यास कहलाए। तो यानी कि वेदों का रचना कौन किया है? तो अपौरुष कहा नहीं जा सकता है, नहीं जानते हैं, लेकिन संकलन कौन किया था? तो वेद व्यास। समझ में आया? आज के बाद इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ऋग्वेद प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है दुनिया का, याद रखिएगा, ऋग्वेद प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। और ऋग्वेद देवताओं के प्रार्थना से संबंधित है, यानी कि ऋग्वेद का सब्जेक्ट क्या है, विषय वस्तु क्या है? तो यानी कि प्रार्थना और स्तुति है। और इस वेद से आपको ये जानकारी मिलती है कि इसमें देवताओं की प्रार्थना की गई है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या है, तो क्या बताओगे आप? प्रार्थना, स्तुति, देवताओं को प्रार्थना और स्तुति की गई है, निवेदन। अब देखो ऋग्वेद बहुत बिल्कुल ही आपको डिटेल में पढ़ना, कोई शॉर्टकट का फॉर्मूला यहाँ नहीं चलता है, बिल्कुल सब कुछ आपको जानना है। ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के कितने भाग है? तो 3 भाग है। कौन कौन? तो एक है शाकल, क्या है? शाकल। दूसरा है बालखिल और तीसरा है वास्कल। यानी कि ऋग्वेद के कितने भाग? शाकल, बालखिल और वास्कल। ये समझ में आया? उसके बाद अब देख लो पहले यहाँ इसके तहत पढ़ोगे ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल। अष्टक कितने हैं? तो 8। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त। मंत्र कितना है? तो 10,580। ये सारा चीज याद होना चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद अब देखो सूक्त क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छा वाक्य, सुंदर सुंदर बोलते हैं ना, सूक्ति वाक्य सुनो, माने अच्छी वाक्य, अच्छी वचन। सूक्त मतलब अच्छा वचन, ठीक। कितने सूक्त है बताओ ऋग्वेद में? 1028। मंडल 10 पहले से पता है आपको। अष्टक शायद नहीं पता होगा तो जान लो, अष्टक का मतलब 8 यानी 8। मंत्र कितने हैं? तो 10,580। मंत्र नहीं याद भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मंडल याद रखना, 10 मंडल। शाकल, ऋग्वेद के भाग कितने हैं? तो 3 शाकल, वाल्किल्य और वास्कल। शाकल में कितने सूक्त है? तो 1017 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1017। और बालखिल्य में कितने सूक्त है? तो 11। और ये 1017 और 11 मिलकर कितने सूक्त बनता है? तो 1028। ओके, तो याद हो गया। अब चलो
यहाँ देखो मंडल, मंडल सबको पता है, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, यहाँ से लेकर मंडल देखोगे तो प्रथम मंडल है, द्वितीय मंडल है, ये तृतीय मंडल आएगा, चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, ठीक है, पंचम, षष्टम मंडल, सप्तम मंडल, अष्टम मंडल, माने 10 मंडल। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर सभी मंडल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ मंडल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से लेकर याद रखना, द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल तक को प्राचीनतम मंडल के नाम से जाना जाता है, और इसी को वंश मंडल भी कहा जाता है। द्वितीय से लेकर सप्तम तक गोत्र मंडल भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है, ये द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक जो मंडल है किसी न किसी ऋषि के गोत्र पर ही आधारित है, वंश पे आधारित है, इसलिए इसे गोत्र मंडल या वंश मंडल के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तृतीय मंडल किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र से। कभी भी पूछा जाए कि ऋग्वेद का तृतीय मंडल या गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है, तो तृतीय मंडल याद रखना। चतुर्थ मंडल जो है वो किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से। हालांकि ऋग्वेद में कृषि के कार्यों पर बहुत ही कम बल दिया गया था, ये पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी। कृषि कर्मों पर उत्तर वैदिक काल में बल दिया जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कृषिकालीन कर्मों पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह पशुपालनीय अर्थव्यवस्था थी। समझ में आया? लेकिन फिर भी एक जगह चर्चा हुई है, केवल एक सूक्त में, याद रखना, इसी से समझ सकते हो कि कृषि कर्म कितना गौण था। केवल एक सूक्त में 24 मंत्र का वर्णन किया गया, यानी कि एक सूक्त में कई कई मंत्र होते थे, तो एक सूक्त में 24 मंत्र का वर्णन किया गया है, सिर्फ एक सूक्त में। यानी कि कृषि कर्म गौण था। कब? ऋग्वैदिक काल में। क्या प्रधान थी? तो पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी। और ये 7वां मंडल, ठीक है ना, 7वां मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या हुआ था? इसी 7वां मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया था। और दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। और कितना बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और आज मैं समझा देती हूँ कि दशराज्य युद्ध क्या था। तो देखो, दशराज्य युद्ध था कि 10 राजा जो थे सुदास के खिलाफ हुए थे। ये सुदास क्या थे? तो ये भी एक आर्य थे। क्या थे? आर्य थे। और ये भरत कुल से संबंधित थे, भरत वंश से कह सकते हो, भरत कुल से संबंधित कह सकते हो। ये भरत कुल से क्या थे? संबंधित थे, ठीक है, राजा सुदास। और इनके खिलाफ 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं ने क्या किया था? एक संघ बनाया था। और वो 5 यानी कि 10 हुआ, 5 + 5। और इनके खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी। लड़ाई का कारण क्या था? कि इनके जो पहले पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। क्या थे? ये विश्वामित्र थे। बाद में इन्होंने अपने पुरोहित को चेंज कर लिया। और किसको बना लिया था अपना पुरोहित? तो वशिष्ठ को बना लिया था। किसको बनाया था? वशिष्ठ। अब विश्वामित्र क्या हो गए थे? बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे। और जब इन्होंने नाराज हुआ विश्वामित्र ने, तो ये 5 राजाओं प्लस 5 आर्य राजाओं को और 5 अनार्य राजाओं को इनके खिलाफ भड़का दिया। ठीक है, इनके खिलाफ भड़काया, इनके खिलाफ संघ बनवाई। और इन्हीं के बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई। और लड़ाई में जीत किसकी होती है? तो सुदास की होती है। ठीक है, राजा सुदास की जीत हो जाती है, जो कि भरत कुल से संबंधित थे, भरत वंश से संबंधित है। और इसी भरत वंश के वीरता को देखते हुए भारतवर्ष हमारे देश का नाम पड़ा है। समझ में आया? तो इसे जरूर आप याद करने की कोशिश करना। इस स्टोरी को बहुत इजीली में समझाई। और देखो, 5 जो आर्य थे, इनके खिलाफ वो कौन कौन थे, इसे जरूर याद करना। जो आर्य कबीले थे, तो ये थे अनु, यदु, बहुत बार पूछा जाता है, तुर्वस, और ये द्रुहु और क्रीवी। ठीक है, अनु, यदु, तुर्वस, द्रुहु, क्रीवी, 3 से 5 बार एक दिन में करोगे, याद हो जाता है। ये 5 अनार्य कबीले में अनिल, पकत, भलनाश और शिव और विसारिणी। तो ये थोड़ा नाम तो याद नहीं हो पाएगा शायद आपसे स्टार्टिंग में, लेकिन कोशिश करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अनु, यदु, तुर्वस, द्रुहु, क्रीव, कभी कभी जोड़ा बनाने को पूछ देता है कि अनु, यदु, तुर्वस, द्रुहु एक साथ होता है, अनु, यदु एक साथ होता है, क्रीवी अलग से। तो याद रखना।
अब देखो नवा मंडल किससे संबंधित है, तो नवा मंडल जो है आप सोम देवता को समर्पित है। बहुत बार ये भी पूछा गया है, ये सारा फैक्ट है। तो ये सोम देवता को समर्पित है। और यह सोम नामक वृक्ष मुंजवत, ठीक है, एक सोम वृक्ष भी था, तो सोम नामक वृक्ष मुंजवत पर्वत में पाया जाता था और इसी से सोमरस पेय पदार्थ बनाया जाता था। तो नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित था। अब देखो ये द्वितीय से लेकर ये जो मैं आपको बताई सप्तम मंडल तक, द्वितीय से लेकर ये किसी न किसी ऋषि के नाम पर है, ठीक है। तो याद रखना द्वितीय मंडल किस ऋषि से संबंधित है, तो ग्रीष्मस भार्गव, ग्रीष्मद भार्गव। दूसरा विश्वा, माने इसका दूसरा कहने का मतलब तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भारद्वाज ऋषि और सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि। याद कैसे करोगे, जी भी स्क्वायर ए भी स्क्वायर, जी से ग्रीष्मत भार्गव, भी से दो आ जाएंगे, एक तो विश्वामित्र और एक वामदेव, ए से अत्रि और भी स्क्वायर से भारद्वाज और वशिष्ठ। वशिष्ठ को याद रखना लास्ट में, क्यों भरत कुल के राजा सुदास ने इनको अपना पुरोहित बना लिया था, और उस लड़ाई को याद करोगे तो लास्ट में वशिष्ठ याद आ जाएंगे आपको। तो यानी कि द्वितीय से लेकर सातवें मंडल जो है किसी न किसी ऋषि के नाम के आधार पर है और वीरता और वैभव के आधार पर है, इसलिए इसको वंश मंडल कह दिया जाता है, गोत्र मंडल भी कहा जाता है। कोडिंग या ट्रिक है आपके लिए, जी बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर के, ठीक। विश्वामित्र पहले आ जाएंगे, माने ऋषि में जो मतलब लड़ाई वाला जो हुआ था इनसे सुदास को लेकर, तो इसलिए और जी जो है इसको ग्रीष्मत भार्गव याद रखना, ग्रीष्मत भार्गव। उसके बाद भी स्क्वायर से विश्वामित्र और फिर से जाके वामदेव, ये जहाँ दो याद हो जाएगा उसके बाद आप इजीली इसको याद कर लोगे। ये तो अत्रि आ जाएगा, अब भी स्क्वायर का लास्ट वाला जो भी आएगा वशिष्ठ और भारद्वाज, इस तरह से कुछ याद करना पड़ता है। 10वां मंडल देखो, 10वां मंडल जो है यह सबसे नवीनतम मंडल है, सबसे नवीनतम मंडल पूछा जाएगा कभी, तो ये सबसे नवीनतम मंडल है। और इसी मंडल में आपको मुख्य रूप से 3 मिलेगा सूक्त, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी सूक्त है, लेकिन पुरुष सूक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि किस मंडल में पुरुष सूक्त है, तो 10वां मंडल में। किस मंडल का संबंध नदी सूक्त है, तो 10वां मंडल। किस मंडल का संबंध विवाह सूक्त से है, तो 10वां मंडल। ओके चलो, अब देखो बड़ शब्द, थोड़ा जानो यहाँ। अब बड़ शब्द का प्रयोग कैसे बढ़ेगा आगे, तो इसका 2 अर्थ होता है। एक आर्य यानी कि गोरे वर्ण, यानी कि वर्ण शब्द का अर्थ क्या लिया जाएगा, रंग के रूप में, कि कौन गोरे रंग के हैं, कौन काले रंग या सांवले रंग के। तो एक आर्य, आर्य को गोरे वर्ण के रूप में भी जाना जाता था, और एक गैर आर्य। तो स्टार्टिंग में जो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, तो उसका आशय जब भी आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू बोर्ड में, तो बताना रंग से संबंधित है, ठीक है ना। किससे, रंग से, अर्थात गोरे रंग और सांवले रंग या सांबड़ या काले रंग। समझ में आया। तो आर्य यानी कि गोरे वर्ण, एक गैर आर्य यानी कि श्याम वर्ण, यानी जो आर्य नहीं होते थे वो क्या होते थे, श्याम वर्ण के होते थे। इसी में पुरुष सूक्त की अभी आपको मैं बताई हूँ कि 10वां मंडल में चर्चा किया गया है, और इसी पुरुष सूक्त में बताया गया है कि एक महापुरुष है और उसके मुख से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई जाएगी। एक तो ब्राह्मण, ठीक है, मुख से, भुजा से, इस भुजा से क्षत्रिय, और जंघा, ये वाला जंघा से वैश्य, और तलवा से शूद्र, ठीक है, याद रखना शूद्र। समझ में आया। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों के कंसेप्ट के बारे में जानकारी मिलती है, और एक महापुरुष है, उसके विभिन्न 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। समझ में आया। और ये देखो, इसके बाद आपको मैं समझा दी ऋग्वेद के 10वां मंडल तक। अब चलो यहाँ बता दूँ आपके, अब साहित्य में आप आ रहे हो, तो वेद के अंतर्गत में आपको 4 वेद, तो ऋग्वेद बताई। अब मैं चलती हूँ अर्जुवेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद के बाद क्या है, अर्जुवेद। ऋग्वेद किससे संबंधित आपको सारा चीज बता दिया गया है। अब देखो अर्जुवेद, अर्जुवेद में कितने अध्याय है, तो 40 अध्याय है। मंत्र कितना है, तो 1990 मंत्र है। और
इस दो पार्ट में बांट के आप पढ़ोगे, एक शुक्ल अर्जुवेद जो कि पद में है और एक कृष्ण अर्जुवेद जो कि गद में है। तो जब भी पूछा जाए कि शुक्ल अर्जुवेद का संबंध किस वेद से है तो अर्जुवेद से, किस कृष्ण अर्जुवेद का संबंध किससे है तो अर्जुवेद से, और कौन सा ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में है तो आपका जवाब होना चाहिए अर्जुवेद। कौन सा वेद? अर्जुवेद। और इसी शुक्ल अर्जुवेद को वार्ष्णेय संहिता भी बोलते हैं। तो कभी भी पूछा जाए या पूछा भी गया है, आगे पूछा जाएगा तो पूछा जाए कि वार्ष्णेय संहिता का संबंध किस वेद से है तो आप बताना अर्जुवेद से। समझ में आया? अर्जुवेद ही एक ऐसा वेद है जो पद और गद दोनों में है और इसमें कितने अध्याय है तो 40 अध्याय है। और इसके पार्ट्स कितने हैं तो इसके पार्ट्स देख लो, एक काठक है, कपिस्थल है, मैत्रायणी है, एक मिनट, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैतरीय है। समझ में आया? याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब कई तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काठक का किस वेद से संबंधित है तो अर्जुवेद से, कपिस्थल का किससे संबंध है तो अर्जुवेद से, मैतारणी का किससे, ये सभी संहिता है, ठीक है, किससे संबंध है तो अर्जुवेद से, तैतरीय संहिता का किससे संबंध है तो अर्जुवेद से। आपको इतना याद होना चाहिए। और ये किस लिए फेमस है, इसका विषय वस्तु क्या है अर्जुवेद का? तो कर्मकांड है, याज्ञिक अनुष्ठान है, यानी यज्ञ संबंधित जितने भी कर्मकांड है वो आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी तो आपको जानकारी मिलेगी अर्जुवेद से। और बलि प्रथा यानी कि अब यज्ञ में जो बलि दी जाती थी तो उसकी भी जानकारी कहाँ से मिलेगी तो इसी अर्जुवेद से मिलेगी। यानी कि एक शब्दों में अगर कहा जाए तो याज्ञिक अनुष्ठान या कर्मकांडों की प्रधानता किस वेद में दी गई है तो अर्जुवेद में दी गई है। और इस वेद को कौन पुरोहित गाता था, कौन बाँचता था तो ये पुरोहित का नाम है अधयार्यु। अधयार्यु याद रखना, अधयार्यु भी बोला जाता है, अधयार्यु भी बोला जाता है। तो पुरोहित जरूर आपको याद होना चाहिए। अरयु देखो, अयु अयु जैसे आएगा ना अजयु, तो यहाँ पकड़ना अरयु, ऐसे पकड़ने की आप कोशिश करना। कभी भी पूछा जाए तो थोड़ा सा ट्रिक जरूर बैठा लेना चाहिए क्योंकि पढ़ना बहुत सारी चीज़ें इसलिए दिमाग होच-पोच हो जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रिकों के सहारे से आपको आगे पढ़ना है। अरयु, अर्जु, कुछ नाम लग रहा है एक जैसा, यहाँ अर्जु अरयु, तो इससे आप पकड़ लोगे। ऋग्वेद को कौन गाता था तो होता और होत्री। मैं लिस्ट आउट क्यों आगे चल के कर दी हूँ एक जगह, लेकिन यहाँ शायद लिखना छूट गया था। तो होता और होत्री याद रखना, मैं लिख दी हूँ पीछे में, पिछले स्लाइड पे आपको मिलेगा। अब इसके बाद क्या पढ़ोगे? ऋग्वेद पढ़ लिए, अर्जुवेद पढ़ लिए, अब सामवेद, क्योंकि अभी वैदिक साहित्य आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत में सारे साहित्य को बता रही हूँ। तो ये सामवेद है और इसमें कितने मंत्र हैं तो 1549 मंत्र है और ये पद में है। मैं अभी अभी आपको बताई हूँ कि अर्जुवेदी गदवर पद में है, बाकी पद में है। इसमें 75 मूल मंत्र है। बाकी कहाँ से मंत्र लिया गया है तो सारा मंत्र इसका जो लिया गया है 1474 जो मंत्र जो लिया गया है वो सामवेद का ऋग्वेद से लिया गया है। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पे आधारित है या उसका मुख्यतः संबंध ऋग्वेद से है तो आप क्या बताओगे? सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। यानी कि से 1400 जो इसके 74 मंत्र है वो कहाँ से लिए गए हैं तो सामवेद से लिए, सॉरी ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यानी कि सामवेद क्या है, आंशिक स्तर पे ही इनका अपना महत्व है क्योंकि मात्र इनका 75 ही मूल मंत्र अपना है, मौलिक है। बाकी तो सारा का सारा कहाँ से है? ऋग्वेद से ही लिया गया है। चलो अब देखो इसके कितने पार्ट से, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैं आपको डिप में ले जा रही हूँ ताकि क्वेश्चन तो कहीं से ना छूटे आपका कम से कम। तो ये जो है इसके 3 पार्ट्स में आप देखोगे, कैथुम, राणायणीय और जैमिनीय। तो कभी भी पूछा जाए कि जैमिनीय संहिता का संबंध किस वेद से है तो सामवेद से, राणायणीय संहिता का संबंध किस वेद से है तो सामवेद से, कैथुम संहिता का संबंध किस वेद से है तो सामवेद से। समझ में आया? अब चलो पुरोहित, इसके पुरोहित कौन थे, इसको कौन गाता था तो इसको गाता था उद्गता। कौन? सामवेद को कौन गाता था तो उद्गता नामक पुरोहित सामवेद को गाता था। ये तो आसान है, याद हो जाएगा उद्गता। उसको अगर पकड़ लोगे अधयार्यु अरयु तो उसको पकड़ लोगे, होता होत्री याद ही रहता है ऋग्वेद, इसका उद्गता, ठीक। और सामवेद का विषय वस्तु क्या है तो सामवेद संगीत और गायन से संबंधित है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वेद है जिसका संबंध संगीत और गायन से है तो सामवेद
आपको बताना होगा। सामवेद संगीत और गायन से संबंधित है। यही से सारे गामा पादा नी था, जिससे राग रागड़ी सभी का क्या हुआ है, आगे चलकर विकास हुआ है। अब देखो अथर्ववेद बहुत ही इंपॉर्टेंट वेद है। मैं आपको 3 वेद बताई, कौन कौन, ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद और ये लास्ट वेद अभी पढ़ोगे अथर्ववेद। सब इसमें कितने अध्याय हैं, तो 20 अध्याय है। सूक्त कितने, तो 1031 सूक्त। और मंत्र कितने, तो करीब करीब 6000 मंत्र है। एग्जैक्ट में 5998 है, लेकिन मोटा मोटी बिल्कुल आप 6000 मानना याद रखने के लिए। और इसका मतलब देखो, अथर्ववेद नाम क्यों पड़ा था, तो इस वेद को अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने मिलकर सृजन किया। माने उन्हीं के नाम पर इसका उनका योगदान था कुछ ना कुछ इसके सृजन में। तो अथर्वा अंगिरस वेद भी इसको कहा जाता है। कौन से वेद को, तो इसी वेद को। और ये एक चीज देखो कि 200 जो मंत्र है इसके ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कभी भी पूछा जाएगा वो कौन सा वेद है जिसका आंशिक स्तर पे संबंध है ऋग्वेद से, तो क्या बताओगे आप, अथर्ववेद। ये पूछा जाएगा कि कौन से ऐसा वेद है जिसका मूलतः संबंध ऋग्वेद से, तो क्या बताओगे, सामवेद, क्योंकि 75 उसका अपना मौलिक मंत्र है, बाकी कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। तो या कभी भी आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि वो कौन से ऐसे वेद है जिसका संबंध है ऋग्वेद से है, और ऑप्शन दे देगा दोनों, अथर्ववेद और सामवेद, तो आप दोनों को मारोगे। करेक्ट आंसर। अगर स्टेटमेंट बनाया जाए कभी भी यूपीएससी द्वारा, तो ये दोनों वेदों का संबंध क्या था, ऋग्वेद से का था, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ चीज ऋग्वेद से उधार लिया गया है। समझ में आया। चलो अब देखो, ये जो अथर्ववेद है ये सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। क्यों, क्योंकि ये आमजनों का वेद था। यह श्रेष्ठ वेद के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा वेद श्रेष्ठ वेद के रूप में जाना जाएगा, तो अथर्ववेद। कौन सा वेद सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है, तो यही है अथर्ववेद। यह जनता के वेद के रूप में भी जाना जाता है, और यह ब्रह्मवेद के भी रूप में जाना जाता है। यानी कितना आप समझ सकते हो कि यह ग्रेट वेद था। समझ में आया। तो अथर्ववेद जनता का वेद है, महान वेद है, श्रेष्ठ वेद है, लोकप्रिय वेद है, ब्रह्मवेद है। यानी कि सबसे प्रिय वेद कौन है, तो अथर्ववेद है। और इसलिए है क्योंकि आमजनों से संबंधित था। और इसके 2 भाग है, क्या है, तो सौनिक है, याद रखना, सौनिक और पिपलाद। तो कभी भी पूछा जाए कि सौनिक संहिता का संबंध किससे है, तो आप बताओगे अथर्ववेद। पिपलाद का संबंध किससे है, तो अथर्ववेद। और इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि विषय वस्तु क्या है, तो जादू, टोना, भूत, पिशाच, वशीकरण, औषधिया, कृषि को कीटों से बचाने का मंत्र, सब कुछ आपको इसमें ही मिलेगा। इसलिए सबसे महान वेद के रूप में जाना जाता है। और इसके पुरोहित कौन थे, तो इसके पुरोहित थे ब्राह्मण या ब्रह्मा भी कहा जाता था। समझ में आया। तो चलो, ब्रह्मा वेद भी है, इसे पकड़ लेना। और इसके पुरोहित का भी नाम था ब्राह्मण या ब्राह्मण। अब देखो इस वेद के बारे में थोड़ा सा। सभा और समिति, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्री के रूप में बताया गया था। व्रात्य शब्द का प्रयोग प्रथम बार अथर्ववेद में ही किया गया। व्रात का मतलब होता है कृषि संबंधी क्रियाकलाप। अंग और मगध का वर्णन प्रथम बार अथर्ववेद में ही किया गया है। अंग और मगध जनपद पढ़ोगे तो इसी वेद में प्रथम बार इनकी चर्चा की गई है। ठीक। अब उपनिषद के बारे में बता दूं, सब कुछ मैं बताई, तो उपनिषद के बारे में जानो, क्योंकि अभी साहित्य आप पढ़ रहे हो। उपनिषद का मतलब वेदांत, इसको वेदांत भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो उपनिषद क्या है, वैदिक काल के सबसे अंतिम ग्रंथ है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। अब ये भी जस्ट आपको बताई, उप का मतलब समीप होता है, निस का मतलब क्या होता है, निस का मतलब होता है बैठकर, यानी कि गुरु के पास बैठकर जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा के संबंधित बातें होगी उसको क्या बोलोगे, उपनिषद बोलोगे उस ग्रंथ को। और कैसे पता चलता है कि उपनिषद 108 है, क्योंकि आप तो सुने हो ना कि उपनिषदों की संख्या 108 है। तो एक मुक्तिका उपनिषद है। क्या है, मुक्तिका उपनिषद। तो कभी भी पूछा जाए कि किस उपनिषद से पता चलता है कि उपनिषदों की संख्या 8 है, या कैसे पता चलता है कि उपनिषदों की संख्या 8 है, तो आप बताओगे कि मुक्तिका उपनिषद में बताया गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या इसकी 108 है। तो ये तो पक्का हो गया।
कि उपनिषदों की संख्या 108 है। अब देखो जो 10 उपनिषद है, 10 उपनिषद, इन 108 में से जो 10 उपनिषद है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भाष्य यानी कि कमेंट लिखा गया है। तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 10 उपनिषदों पर कमेंट भी किया गया है। और ये 10 उपनिषद पे जो कमेंट किया गया बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक ईस है, सब बताऊंगी आगे चल के, केन, कठ, प्रश्न याद रखना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मुंडक, मुंडक उपनिषद से ही ना सत्यमेव जयते शब्द लिया गया, सबसे प्रश्न बनता है। मांडुक्य, बृहदारण्य, यहाँ 10 छूट गया है, बृहदारण्य, छांदोग्य और ऐतरेय, ठीक है ना। ये 10 उपनिषद जो है इसमें कमेंट किए हैं शंकराचार्य, और एक तैतरीय भी है। और ये जो 4 उपनिषद आपको मिलेगा गद में मिलेगा, इन 108 उपनिषदों में से एक ऐसा 4 उपनिषद आएगा जो गद में है। कौन है? कठ है, ईश है, श्वेताश्वर है और मैतारणी है। तो कभी भी पूछा जाए कि कौन सा उपनिषद गद में है, तो कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैतारणी। हालांकि यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अगर बहुत डीप की बात ही हो जाए तो फिर भी जान लो। और कौन सा ऐसा 2 उपनिषद, जो मात्र 2 ऐसे उपनिषद हैं जो कि गद और पद दोनों में है, तो प्रश्न और केन, ठीक है, प्रश्न और केन। अब बाकी सभी उपनिषद प्रश्न पद में है, ये गद और पद में है। 4 उपनिषद गद में है, याद हो जाना चाहिए आपको, कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैतारणी। 2 गद और पद में है, प्रश्न और केन, बाकी सभी पद में है। समझ में आया? अब चलो एक चार्ट, इसी चार्ट को आपको एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सभी का क्या है, निचोड़ है। जितना भी मैं पिछले स्लाइड पे आपको बताई, सभी को एक जगह मैं क्या कर दी हूँ, एक लिस्ट में बना दी हूँ, ताकि एग्जाम के टाइम पर जब आप रिवाइज करो तो इसी को फटाफट आप देखो और अपना काम करके चले आओ। तो आपको पता है वेद कितने हैं? देखो वेद कितने, 4 पता हो गया आपको, ऋग्वेद, अर्जुवेद और सामवेद और अथर्ववेद। गुड। अब देखो भाग क्या है, भाग तो आपको पता ही है, ऋग्वेद का भी अभी जस्ट भाग बताई हूँ कि शाकल है, शाकल, बालखिल्य और वास्कल, ठीक है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या मतलब, ऋग्वेद को जो गाता था, पढ़ता था, उसको होत्री या होता कहा जाता था। विषय वस्तु क्या है, तो देवताओं की स्तुति या प्रार्थना से संबंधित वेद है। इसके ब्राह्मण कौन है ऋग्वेद के, तो ऐतरेय और कौष्टिकी। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता था, आम जनों को जिस ग्रंथ से समझाने का प्रयास किया जाता था, सरल और सुबोध भाषा में लिखकर, उसी को क्या कहा जाता था, ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या है, ऐतरेय है और कौष्टिकी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। और कौष्टिकी को संख्यायन भी बोला जाता है, संख्यायन। और आरण्यक क्या है, तो इसका आरण्यक भी ऐतरेय और कौष्टिकी है। और उपनिषद भी क्या है, तो ऐतरेय और कौष्टिकी है। तो ऋग्वेद में सिर्फ आपको ग्रंथों में ब्राह्मण हो या आरण्यक हो या उपनिषद हो, एक याद कर लेना है, ऐतरेय और कौष्टिकी, तीनों में वही काम कर देगा, ब्राह्मण के लिए भी, आरण्यक के लिए भी और उपनिषद के लिए भी। अब आ जाओ अर्जुवेद। अर्जुवेद को 2 भागों में बांटा गया था, आपको पता है कौन कौन, तो एक शुक्ल अर्जुवेद बताई थी और एक कृष्ण अर्जुवेद। और कृष्ण अर्जुवेद के कौन कौन से भाग थे, तो काठक था, कपिस्टल था और मैत्राणी और तैतरीय। बहुत आसान है, काठक कपिस्टल 2 तो आपको इसी तरह याद हो गया, एक मैतारणी तैतरीय याद कर लो, काठक कपिस्टल मैतारणी तैतरीय, काठक कपिस्टल मैतारीय तैतरीय। 10 बार आप इस तरह से बोलोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको रटना भी पड़ेगा। और इसको गाता कौन था, तो अध अरियो, अरियो इससे पकड़ लेना, अर्जो अरियो, तो इसका भी याद हो गया, अध अरियो। समझ में आया? अब चलो, इसका सब्जेक्ट किससे संबंधित था, आपको पता है, यज्ञ संबंधित कर्मकांड, बलि प्रथा किससे मिलता है जानकारी, तो अर्जुवेद से। अब देखो ब्राह्मण इसका क्या है, तो सतपथ ब्राह्मण था, और एक मैतारणी और तैतरीय, ठीक है ना, 3 ब्राह्मण याद रखना। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, अर्जुवेद से। मैतारणी ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो अर्जुवेद से। तैतरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो अर्जुवेद से। ओके। अब देखो आरण्यक में भी क्या है, तो यही दोनों याद आ जाएगा, बस यहाँ सतपथ हटा देना। सतपथ जैसे ही हटाओगे वैसे ही मैतारणी और तैतरीय आरण्यक भी है। तो आरण्यक किसका क्या है, अर्जुवेद का, तो मैतारणी और तैतरीय, बस ऐसे याद कर लेना। और उपनिषद, अब देखो उपनिषद इसका बहुत ज़्यादा है, ये आपको रटना पड़ेगा।
तो उपनिषद में बृहदारण्य उपनिषद, तैत्तरीय, सभी उपनिषदों के बारे में बताऊंगी कि बृहदारण्य उपनिषद से क्या जानकारी मिलती है, कठ उपनिषद से क्या मिलेगा, इस से, श्वेताश्वर से, मैतारणी से, महानारायण से, सबसे मिलेगा आपको जानकारी। बस आज के क्लास में इतना जानो। कठ उपनिषद किसका पाठ है? तो ये अर्जुवेद का ईश, श्वेताश्वर, मैतारणी और महानारायण, 3 से 4 बार अपना कुछ किसी भी तरह से ट्रिक अपना के बताओगे तो याद हो जाता है। तैत्तरीय, बस इतना याद रहेगा आपको, तैत्तरीय मैतारणी का संबंध अर्जुवेद से है, बस इसी पर सब सेटिंग करते चलोगे। श्वेताश्वर, ईश, कठ, काठक, कपिस्टल, मतलब 3 से 4 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तो जरूर याद आएगा कि वो काठक का संबंध कहीं ना कहीं अर्जुवेद से था। तो यह हो सकता है कि अब ये उपनिषद हो, मैतारणी हो, सॉरी आरण्यक हो, ब्राह्मण हो, तो कोई ना कोई एक ही तो पूछेगा ना एग्जाम में, या तो उपनिषद पूछेगा, आरण्यक पूछेगा, ब्राह्मण पूछेगा। लेकिन नाम अगर आपको याद हो जाता है तैत्तरीय, ईश, श्वेताश्वर, तो आप वहाँ कर ले जाओगे। समझ में आया? एक दो बार पढ़ने से वहाँ याद आ जाता है। अब सामवेद देखो, सामवेद का भाग क्या है तो बताइए। कैथुम, रणायनीय और जैमनीय। और एक चीज और आसान तरीका बता दूं, मान लेते ये वाला पार्ट याद नहीं हो रहा अर्जुवेद का, तो जो इजी वाला है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वाला याद कर जाओ, रट जाओ, बाकी ऑटोमेटिक ही सारा अपना निकल जाएगा। इसको गाता कौन था? उद्गाता। किससे संबंधित था? तो संगीत और गायन से। इसका ब्राह्मण क्या है? तो जैमिनी है। अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि चूंकि ऋग्वेद का ब्राह्मण तो ऐतरेय और कौशिकी है, तो जैमिनी तो वहाँ होगा नहीं। हम तो अर्जुवेद में कभी जैमिनी पढ़े ही नहीं, ठीक है। अथर्ववेद का जैमिनी से कोई संबंध ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक सामवेद निकलेगा। तो पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होना चाहिए, बाकी चीज़ें याद हो जाती है। और इसका सामवेद का आरण्यक क्या है? तो छांदोग्य है और जैमिनी भी है। और उपनिषद क्या है? तो केन, छांदोग्य और जैमिनी। बस जैमिनी याद रखना, इसमें काम चल जाएगा आपका। केन, छांदोग्य और जैमिनी। समझ में आया? ये देखो। अब अथर्ववेद वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 2 पार्ट आपको पता है, एक तो सौनिक और पिपलाद। ब्राह्मण गाता था इसको, या ब्रह्मा जो पुरोहित का नाम हुआ करता था। किससे संबंधित था, यानी कि सब्जेक्ट क्या था? तो जादू टोना, भूत, पिशाच, वशीकरण, औषधिया, सब कुछ इसी में आपको मिलेगा, इसलिए ये प्रिय वेद था। इसके ब्राह्मण कौन है? तो गोपथ। और आरण्यक नहीं है, आरण्यक, नो आरण्यक, ओके। और उपनिषद क्या है? तो मांडुक्य है, प्रश्न है, मुंडक है, जो कि बहुत पहले से आपको याद होता है, मुंडक, मांडुक, प्रश्न, तो याद हो गया। इसी तरह 2 से 3 बार करोगे पक्का याद हो जाता है। स्पेयर टाइम में से जरूर लिखना इस लिस्ट को। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आपको वैदिक काल के संबंध में फैक्चुअल चीज़ें बताई आपको जरूर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में भी इसका रिपीटेशन होते रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं विशेषताएं बताऊंगी कि ऋग वैदिक काल जो है उत्तर वैदिक काल से कैसे अलग है, और इसको आप कई पार्ट्स में पढ़ोगे और तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ तुलना करते हुए पढ़ोगे। तो अगर मेरी आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और तब तक आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव ए नाइस डे।